हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। हम हमारी आईटी नॉलेज इम्प्रूव कर रहे हैं और हम ओ लेवल का जो सिलेबस है उसको कवर करते जा रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है टेस्टिंग, डीबगिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर 1 में हमने अभी केवल बेसिक थ्योरी के बारे में जाना है कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन सी उनकी डिटेल्स होती है, इनके बारे में हमने क्या करी अभी तक अपनी नॉलेज इम्प्रूव करी है। ठीक है, तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप प्रीवियस की आपने सभी वीडियोस देख ली होंगी और आपको उनसे अभी तक नॉलेज अपनी इम्प्रूव कर ली होगी आपने। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। हमारा टेस्टिंग कवर करेंगे, डीबगिंग कवर करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन एंड एम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रोग्राम जब आप बनाते हैं, है ना, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं ना, कुछ भी आप बनाते हैं, कोई भी मॉडल बनाया आपने, तो सबसे पहले आप उसको चेक करते हैं। बिना चेक करे तो आप उसे मार्केट में ला नहीं सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने कार ही बनाई है ना, मॉडल बनाया कार का, है ना, तो आप मार्केट में जब तक उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे कि क्या उसमें सही से स्पीड आ रही है, क्या उसके सभी जो भी पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना, तो जब तक आप उस प्रोग्राम की जो कि आपने मॉडल बनाया है उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे आप उसे मार्केट में तो नहीं लेके आ सकते, है ना। तो वही बात हमारे पाइथन में भी आती है। पाइथन में हम जो भी हमारा प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन पे, उसके लिए हमारा सबसे पहले हमारा प्रोग्राम बनने के बाद सबसे पहले हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्टिंग का, कि हमें हमारे प्रोग्राम की टेस्टिंग करनी होती है, तभी हम उसे मार्केट में क्या कर सकते हैं, शो करवा सकते हैं सभी को। ठीक है, प्रोग्राम्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर बनाया है ना, कैलकुलेटर्स के प्रोग्राम सेट कर दिए, बट आप जब तक उस कैलकुलेटर को टेस्ट नहीं करेंगे कि क्या उसमें 2+2 करने पर 4 ही आ रहा है ना, तब तक आप उसे मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते, है ना। तो वही टेस्टिंग हम हमारे सभी प्रोग्राम्स बनाने के बाद हमें करनी जरूरी होती है। तो देखते हैं टेस्टिंग के लिए हमारा क्या लिखा हुआ है। टेस्टिंग इज द प्रोबेबली द लास्ट स्टेप प्रोग्रामिंग, है ना। जैसे कि मैंने बताया आपने अभी तक हमने जो भी हमारी क्लासेस में ली उसमें हमने प्रोग्राम से बना के कैसे हम उसकी स्टेप्स लिखते हैं, एल्गोरिदम में फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, फिर प्रोग्राम्स लिखते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है ना, ये सब हमने बात कर ली। अब जब आप एक प्रोग्राम पूरा बना लेते हैं तो जो सबसे लास्ट स्टेप रहता है हमारे प्रोग्रामिंग का, है ना, वो रहता है कि जो आपने प्रोग्राम बनाया उसे टेस्ट करना। तो यही बता रहा है कि टेस्टिंग क्या है, लास्ट स्टेप है आपके प्रोग्रामिंग का। वेयर द ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रोग्राम डिजाइन इज वैलिडेटेड, जहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी आपका उद्देश्य होता है ना आपके प्रोग्राम को डिज़ाइन करने का, उसको वैलिडेट किया जाता है कि हाँ क्या ये जो हमारा उद्देश्य था, जिस उद्देश्य से हमने प्रोग्राम बनाया था, उसके अकॉर्डिंग क्या हमारा प्रोग्राम बना है या नहीं बना है, ये हमारा किस में आ जाता है, टेस्टिंग के अंदर आ जाता है। टेस्टिंग इज यूज्ड टू मेक श्योर ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द प्रोग्राम result and do necessary modification in case anything what feels mandatory to fix the goal। अब ये क्या होता है, टेस्टिंग इज यूज टू मेक। टेस्टिंग किस लिए यूज में लिया जाता है, हमारा जो भी प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं ना, आपने किसी न किसी उद्देश्य के लिए अपना प्रोग्राम बनाया, तो टेस्टिंग क्या करता है, इसका जो मेन गोल होता है ना जिसके लिए बनाया जा रहा है ना, तो उसके लिए क्या आपने अकॉर्डिंग टू आपके रिजल्ट के जो भी आप बनाने जा रहे थे उसके अकॉर्डिंग क्या आपने प्रोग्राम बनाया है, तो उसी को देखने के लिए, उसी को सोचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेस्टिंग का यूज़ कर रहे हैं कि क्या जो हमने सोचा था उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम बना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके लिए हम टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसी को। टेस्टिंग में आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आई होगा टेस्टिंग क्या कर रहे हैं, हम हमारा प्रोग्राम बना रहे हैं, वो क्या हम जिस पर्पज़ से हमने सोचा था उसी अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेस्टिंग का हमारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। और ये सभी के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, प्रोग्राम डेवलपर है,
तो ऐसा तो नहीं आप प्रोग्राम बनाते हो उसे किसी को सेल कर देंगे, है ना। सबसे पहले आपको टेस्टिंग करनी होगी उसकी कि क्या ये सही है। ये हो सकता है आप बाहर वाले किसी पर्सन से भी करवा सकते, किसी थर्ड पर्सन से भी करवा सकते हैं, या फिर आपके डिपार्टमेंट के किसी और पर्सन के थ्रू भी उसको भी आप उसके थ्रू भी टेस्टिंग करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम की, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें टेस्टिंग में हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है वेरिफिकेशन की। कि क्या जो भी पर्सन है वो किसी भी जो भी ऑथेंटिकेशन के लिए हम करते हैं वेरिफिकेशन का, कि ये जो पर्सन है, जैसे आधार का हम करते हैं वो ऑथेंटिकेशन के लिए करते हैं कि हाँ आधार बेस्ड जो भी नाम लिखा हुआ है, नंबर, वो पर्सन क्या है, एक ऑथेंटिक पर्सन है, यानी उसकी कोई प्रमाणिकता है। तो उसी के लिए वेरिफिकेशन टेस्टिंग किस लिए करवाई जाती है, हमारे जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं, बनाया हमने, उसके वेरिफिकेशन के लिए क्या करवाई जाती है, हमारे प्रोग्राम की टेस्टिंग करवाई जाती है। वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस टू मेक श्योर द प्रोडक्ट satisfied the condition imposed at the start at the development phase। ठीक है, वही कह रहा है कि यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है वो उसके डेवलपमेंट के जो स्टेप्स थे उनके अकॉर्डिंग, उन शर्तों के अकॉर्डिंग क्या बना हुआ है या नहीं है, ये इसके वेरिफिकेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है। सेकंड आता है हमारा इसी में टेस्टिंग में वैलिडेशन। जो आप टेस्टिंग करते हैं वो वैलिडेशन के लिए भी यूज़ में लिया जाता है। वेरिफिकेशन से तो ऑथेंटिसिटी का पता चला हमें, है ना, कि क्या ये आपका प्रोग्राम ऑथेंटिक है या नहीं है ना, उसका पता चला। वैलिडेशन का पता चल रहा है कि वैलिडेशन इज द प्रोसेस टू मेक श्योर द प्रोडक्ट सेटिस्फाइड द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट फेज। वैलिडेशन क्या करता है कि जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है ना, वो उसका जो लास्ट स्टेप है, जब भी आपने, जैसे मान लीजिए जो भी आपका कंज्यूमर है ना, उस ग्राहक कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका वो वैलिडेट है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा है। जैसे कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट थी उसी अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम बना है या नहीं बना है, इसके लिए वैलिडेशन टर्म का हम क्या करते हैं, हमारे टेस्टिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। वेरिफिकेशन ऑथेंटिसिटी का पता लगाने के लिए, और वैलिडेशन हमारे उसके एंड यूज़र तक क्या उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम बना है या नहीं, उसके लिए हम वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मेथड्स लाइक। ठीक है, कई तरीके के हमारे पास क्या है टेस्टिंग मेथड्स है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम जो भी हम बना रहे हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। यूनिट हो गया इंटीग्रेशन, फंक्शनल सिस्टम, स्ट्रेस, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग। ठीक है, ये बहुत से आपके टर्म्स होंगी टेस्टिंग की, है ना, कि आप किस किस तरह से अपने प्रोग्राम की टेस्टिंग कर सकते हैं ना। जैसे कई बार होता है कि आप केवल उसकी किसी पर्टिकुलर यूनिट का टेस्ट करना चाहते हो, या पूरे ओवरऑल प्रोग्राम का टेस्ट करना चाहते हो, या एंड यूज़र यानी जो उस प्रोग्राम का यूज़ करेगा उसके अकॉर्डिंग आप टेस्टिंग करना चाहते हो ना, तो वही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे पहला जिसमें आ जाता है आपका यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग इज द टेस्टिंग ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट और ग्रुप ऑफ रिलेटेड यूनिट्स, है ना। किसी जैसे एक छोटी सी यूनिट हो गई, है ना, आप अपने प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर पोर्शन का, किसी यूनिट का ही टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है ना, तो वो किस में आ जाता है, आपका यूनिट टेस्टिंग के अंडर में आ जाता है। ये मोस्टली किसके द्वारा टेस्ट किया जाता है, आपके प्रोग्रामर के थ्रू क्या किया जाता है, इसका टेस्ट किया जाता है। जो भी प्रोग्रामर होता है ना, प्रोग्राम बनाने वाला, वो उसको टेस्ट करता है। सेकंड आता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज टेस्टिंग integration testing is testing in which a group of components are combined और produce output। इंटीग्रेशन में क्या होता है, आप जो टेस्ट करते हैं ना, वो ग्रुप जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके एक पर्टिकुलर ग्रुप का क्या करते हैं, उसमें टेस्ट करते हैं ना, कि क्या ये प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। यूनिट में तो केवल एक यूनिट का कर रहा था, जबकि इंटीग्रेशन में क्या करता है, हम ग्रुप ऑफ अ कंपोनेंट, कुछ जो आपके कंपोनेंट्स क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई आपके यंत्र होते हैं ना, जो भी आपने यूज़ लिए हैं, है ना, कंपोनेंट्स यूज़ में करें आपके प्रोग्राम में, उनके ग्रुप पर एक साथ क्या करता है, टेस्टिंग के लिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। ऑल्सो द इंटीग्रेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज टेस्टेड इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग इफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैव एनी रिलेशन। अगर आपके सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में
आप इंटीग्रेशन किसी भी तरह का टेस्टिंग करना चाहते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी प्रॉपर है और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम बना है, तो आप किसका यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स में किसी तरीके का रिलेशंस है तो आपको इस तरीके के इंटीग्रेशन टेस्टिंग का भी यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड आता है हमारा फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग इज द टेस्टिंग टू इंश्योर दैट द स्पेसिफाइड फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड इन द सिस्टम रिक्वायरमेंट वर्क। फंक्शन टेस्टिंग क्या करता है, ये इसलिए इसका यूज़ किया जाता है कि सिस्टम की जो जो रिक्वायरमेंट्स है ना, जो आपके प्रोग्राम के वर्क करने पर डिपेंड करती है ना, उसके अकॉर्डिंग जो आप टेस्टिंग करते हैं वो आपका क्या हो जाता है, फंक्शनल टेस्टिंग रहता है कि प्रॉपर सभी फंक्शंस जो आपके प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायर्ड है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं, उनकी जो टेस्टिंग की जाती है वो आपकी फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर में आती है। नेक्स्ट आता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग इज द टेस्टिंग टू इंश्योर that by putting the software in different environment, example operating system is still works। नेक्स्ट आता है सिस्टम सिक्योर टेस्टिंग। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर को विभिन्न जो भी इन्वायरमेंट्स होते हैं ना, उनके अकॉर्डिंग किस किस तरह वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें किस तरह से आपका ये प्रोग्राम रन करेगा। अगर आपके पास लाइनक्स या यूनिक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसमें किस तरह से आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। तो वो जो टेस्टिंग की जाती है वो होती है आपकी सिस्टम टेस्टिंग की, जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से आपका प्रोग्राम वर्क करेगा और आपको आउटपुट देगा। सिस्टम टेस्टिंग इज डन विद फुल सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड एनवायरनमेंट। सिस्टम टेस्टिंग जो की जाती है ये किस में की जाती है, जो भी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा एक इन्वायरमेंट क्या मिल जाएगा, उसको मिल जाएगा। जैसे विंडोज़ में अगर टेस्टिंग की जाएगी तो पूरा विंडोज़ का इन्वायरमेंट मिल रहा है। अगर यूनिक्स या लाइनक्स पे हम वर्क करके देख रहे हैं तो उसका पूरा एक सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट मिल रहा है, वहीं पर वो इम्प्लीमेंट करके हमारा टेस्टिंग पॉसिबल हो पाता है। तो ये होता है आपका सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंग। से फिफ्थ आता है आपका स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग इज द टेस्टिंग टू इवेल्युएट हाउ सिस्टम बिहेव्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, है ना। कहते हैं स्ट्रेस हो गया है ना, कई बार ऐसा होता है दिमाग पे कुछ अलग ही प्रेशर पड़ जाता है तो वो स्ट्रेस रह जाता है अपने पास। उसी तरह स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है कि अगर कुछ अनकंडीशनेबल यानी आपके अकॉर्डिंग कंडीशंस नहीं, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कंडीशन नहीं मिल पा रही उसे, तो आपका प्रोग्राम किस तरह से आउटपुट देगा, तो वो किस में आ जाता है, आपका स्ट्रेस टेस्टिंग के अंडर में आ जाता है। कि अगर इसे उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस नहीं मिलती है तो आपका प्रोग्राम किस अकॉर्डिंग मिले, जो कि कंडीशंस इसे चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही है ना, तब आपका क्या किस तरह से वर्क करेगा, वो हमारा किस में आ जाता है, स्ट्रेस टेस्टिंग में आ जाता है। सिक्स्थ आता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस आप जानते हैं, कहीं भी परफॉर्म करना, आपका किस तरह से परफॉर्मेंस हो रही है, आपका मोबाइल भी रन करता है तो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है ना। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज द टेस्टिंग assess the speed and effectiveness of the system and to make sure it is generating results within a specified time as in performance requirement। जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है वो मोस्टली किस पर डिपेंड होती है, जो भी स्पीड होती है और जो उसकी परफॉर्मेंस होती है ना, इफेक्टिवनेस होती है कि कितना अच्छा आपका प्रोग्राम सामने वाले पर्सन को दिख रहा है ना, प्रभावशीलता क्या है उसकी, उसके लिए जो आपकी टेस्टिंग की जाती है वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर में आती है। कि आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है अगर वो सामने वाला पर्सन देख रहा है तो क्या उसको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो वो जो आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए हम जो टेस्टिंग का यूज़ करते हैं वो किस में आ जाता है, हमारा परफॉर्मिंग टेस्टिंग में आ जाता है। कि आप किस तरह से अपने प्रोग्राम को, अपने जो भी प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है उसको किस तरह से शो करवाना चाहते हैं, क्या उसका इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस कैसी है आपके प्रोग्राम की, वो टेस्टिंग हमारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंडर में आ जाती है। सेवेंथ आती है हमारे यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी, ठीक है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग इज परफॉर्म टू द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, क्लाइंट के इन्वायरमेंट में के अकॉर्डिंग टेस्ट किया जाता है ना। एक क्लाइंट यानी आपने मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाया है ना, किसी क्लाइंट को देने के लिए बनाया था, है ना, तो वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या उसका प्रोग्राम बना है, क्या उसके इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा है, तो वो किस में आ जाता है, आपका यूजेबिलिटी टेस्टिंग में आ जाता है। जिसमें कि क्लाइंट का जो भी उसका यूज़र है, GUI बेस्ड है या जहाँ पे भी वो वर्क करना चाहता है, क्या क्लाइंट उसके थ्रू सिंपल वे में सीख पा रहा है, उसका यूज़ कर पा रहा है,
अगर उससे उस प्रोग्राम पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो एक क्लाइंट के व्यू से जो भी टेस्टिंग की जाती है वो यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है ना। कोई छोटा सा मान लीजिए कोई आपने प्रोग्राम बनाया, अब आपने अपने क्लाइंट को दे दिया। अब आपने प्रोग्राम ऐसा बनाया केवल आप समझ पा रहे हैं, आपका क्लाइंट समझ ही नहीं पा रहा है कि इस पर किस तरह से वर्क करना है ना। तो ये जो टेस्टिंग की जाएगी कि क्लाइंट आपके प्रोग्राम को समझ सके, है ना, तो वो किस में आ जाता है, आपका यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंडर में आ जाता है। 8th आता है हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। Acceptance testing is often done by the customer to ensure that the delivered product meets the requirement and works as the customer expected. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की जाती है कि जो भी प्रोग्राम बनाया गया वो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है और उसके इन्वायरमेंट में प्रॉपरली अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ना। कि आपने प्रोग्राम तो बना दिया, तो क्या आपका जो कस्टमर है उसकी अपेक्षा के अनुसार काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो जो टेस्टिंग की जाती है, क्या कस्टमर आपका सेटिस्फाई है या नहीं, वो किस में आ जाता है, आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आ जाता है। 9th आता है आपका रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग इज द टेस्टिंग आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ अ सिस्टम कंपोनेंट और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिलेटेड होगा यहाँ पे, है ना, आर रह गया मेरा, एक सेकेंड, है ना, रिलेटेड यूनिट्स टू इंश्योर दैट द मॉडिफिकेशन इज वर्किंग करेक्टली एंड इट इज नॉट डैमेजिंग और इम्पोजिंग अदर मॉडल्स टू प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या किया जाता है, जो भी आपके सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, आप कंपोनेंट का यूज़ कर रहे हैं, उसकी सभी यूनिट्स का एक कंबाइंड फॉर्मेट में, है ना, उन जो भी आपने बनाया है, आपका सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं कंपोनेंट, और उन सभी का क्या अकॉर्डिंग टू आपके जो प्रोग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग बिना डैमेज के आपका प्रोग्राम बना है या नहीं बना है, वो किस में देखा जाएगा, आपका रिग्रेशन टेस्टिंग के अंडर में देखा जाएगा। कि क्या आपने जो प्रोग्राम बनाया था वो सही तरीके से बिना किसी चेंजेस के, मॉडिफिकेशन के प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए जो आपका प्रोग्राम जो टेस्टिंग की जाती है वो रहता है आपका रिग्रेशन टेस्टिंग के अंडर में आता है। 10th आता है आपका बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग इज द टेस्टिंग विच इज डन बाय एंड यूजर, है ना। बीटा टेस्टिंग जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, जो अंतिम उपयोग करता है ना। जैसे आपने प्रोग्राम बना दिया, जिसने बनवाया था आपने उसको सेल भी कर दिया, अब उसको दे भी दिया। अब जिसने बनवाया था आपसे प्रोग्राम, है ना, वो देखेगा कि क्या इसका प्रोग्राम एकदम सही चल रहा है। अ टीम आउटसाइड डेवलपमेंट, यह जो डेवलपमेंट की जो टीम होती है ना, उसका कोई अलग का कोई पर्सन होता है, बाहर का होता है, उन डेवलपमेंट वाली टीम नहीं होती। और पब्लिकली रिलीजिंग फॉर फुल प्री वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ नोन एज बीटा वर्जन। आपने देखो कई ऐसे एप्लीकेशंस, कोई ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं मार्केट्स में जो केवल कुछ समय के लिए कुछ लोगों के लिए ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, तो वो किस में आ जाता है, आपकी बीटा टेस्टिंग के लिए आ जाता है। एक छोटा सा प्री वर्जन उसका अपलोड किया जाता है, और अगर वो प्रॉपर वर्क चल जाता है एंड यूज़र पे, जो भी एंड यूज़र होता है उसका उस पर प्रॉपर वर्क कर जाता है, तो वो जो टेस्टिंग की जाती है वो आपकी किस में आ जाती है, बीटा टेस्टिंग आ जाती है। द एम ऑफ बीटा टेस्टिंग इज टू कवर अनएक्सपेक्टेड एरर्स। अनएक्सपेक्टेड एरर्स को कवर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, बीटा टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है ना। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, फॉर एग्जांपल अभी व्हाट्सएप में जब पेमेंट्स का अपडेट आया था, है ना, तो वो कुछ लोगों के लिए ही दिया गया था पहले। तो वो क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे कि क्या इसको रन करने से किसी तरीके की एरर तो नहीं आ रही है ना। तो एक एग्जांपल दिया मैंने व्हाट्सएप का, है ना, तो वो किस में हो गया होगा, आपका बीटा टेस्टिंग में हो गया। कि पहले फुल वर्जन अपलोड करने से पहले उसका एक प्री वर्जन अपलोड करके देखा और उसकी पब्लिकली देखी कि क्या वो प्रोडक्ट प्रॉपर वे में बिना एरर के रन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपका किस में आ जाता है, बीटा टेस्टिंग में आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है हमारा डीबगिंग। Debugging is the process where errors in program is fetched and fixed। जैसे बग जानते हैं, किसी भी तरीके का एरर आना आपके प्रोग्राम में। डीबगिंग क्या होता है, उस एरर को रेक्टिफाई करना। मैंने मेरी प्रीवियस की क्लासेस में भी आपको बताया हुआ कि उस एरर को रेक्टिफाई करना आपका कहलाता है डीबगिंग। तो डीबगिंग इज द प्रोसेस वेयर एरर इन द प्रोग्राम इज फैच। जहाँ पे डीबगिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपके प्रोग्राम्स में जो एरर मिलती है आपको, उनको रिजॉल्व करना, उनके अकॉर्डिंग वर्क करना, उन और बग्स को रिमूव करना आपका किस में आ जाता है, डीबगिंग के अंडर में आ जाता है। व्हेन यू कंपाइल और इंटरप्रेट अ प्रोग्राम एंड यू सी एनी एरर,
So fixing them by replacing with appropriate and correct one is kindly treated as debugging. जब भी आपको आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है या किसी भी एरर शो करवा रहा है तो उस एरर को रेक्टिफाई करना, किसी भी अप्रोप्रिएट जो भी करेक्ट उसका फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग रेक्टिफाई करना, उन जो नहीं यूज़ करा आपने उनको यूज़ करना, जो भी वहाँ पे सूट करता है उन जो भी सिंटैक्स है या जो भी आपकी मिस्टेक्स हुई है एरर को रेक्टिफाई करना है ना, ताकि आपके प्रोग्राम में बग्स ना रहे, है ना। तो वो किस में आ जाता है, आपके डीबगिंग्स के अंडर में आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो आपने जब रन करा तो वहाँ पे आपको एरर शो हो रही कि ये इस तरीके का सिंटैक्स एरर है। एग्जांपल के लिए बता रही हूँ ना, आपने कॉलन लगाना भूल गए, तो अब आपको अगर अपना प्रोग्राम प्रॉपरली रन करवाना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या रहता है, हमारा जो भी प्रोग्राम बनाया वो एकदम प्रॉपर हमें रन होता हुआ मिले ना। अब वहाँ पे कॉलन नहीं लगा, उसके कारण क्या हो रहा है, आपका प्रोग्राम रन नहीं कर रहा। तो ये क्या अब आप उसको डीबग करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कॉलन लगाएंगे अपने प्रोग्राम में, फिर अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, तब आपकी एरर क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो डीबगिंग का मतलब आपकी एरर्स को रिमूव करना है और उसकी स्टेप्स को फॉलो करवाना है। वी डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स। कुछ एरर्स हैं जो कि आपके अब आगे समझ में आएगी। कई एरर्स हमें देखने को मिलती है जब भी हम डीबगिंग की प्रोसेस करते हैं, जैसे कि सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। ठीक है, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इनके बाद। सिंटैक्स एरर क्या होती है, सिंटैक्स एरर आर ड्यू टू द फैक्ट दैट द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट रेस्पेक्टेड। जैसे मान लीजिए कि आपने जब प्रोग्राम बनाए होंगे ना अपने HTML में, तो उसमें तो आपको जैसे कोई कॉलन नहीं लगाया है ना, कहीं पे सी में आपने कोई ब्रैकेट्स नहीं लगाए या कहीं पे आप सेमी कॉलन नहीं लगाते, तो आपका प्रोग्राम प्रॉपर रन नहीं करता है ना। तो ये क्या कहलाती है, सिंटैक्स कहलाती है। यानी जो आप सिंटैक्स लिखते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में, उसमें आप कहीं मिस्टेक कर देते हैं तो वो किस में आ जाती है, आपकी सिंटैक्स एरर के अंडर में आ जाती है। तो अगर आप इन सिंटैक्स को सही कर देते हैं, जैसा कि रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सही कर देते हैं, तो आपकी वो एरर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट आती है सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर ड्यू टू एन इनप्रॉपर यूज ऑफ अ प्रोग्राम स्टेटमेंट। यानी प्रोग्राम का जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं ना कोई सा भी, वो आप प्रॉपर नहीं लिखते हैं, तो आपको कौन सी एरर देखने को मिलती है, सिमेंटिक एरर देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होता है, आर कॉज्ड बाय द फैक्ट दैट द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन इज नॉट रेस्पेक्टेड, है ना। लॉजिकल एरर में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका प्रोग्राम उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग नहीं है ना, इसमें क्या होता है, प्रोग्राम आपको रन तो कर जाता है, बट कहीं ना कहीं एक ऐसा इशू रह जाता है कि आपकी वो एरर बनी रहती है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं पे कोई सिंटैक्स में मिस्टेक नहीं करी है, बट वहाँ जो फॉर्म आनी चाहिए थी, जो ऑप्शन आना चाहिए था, उस ऑप्शन का आप नहीं लिख रहे, है ना। प्रोग्राम तो आपका रन करेगा बिना एरर के, बट वहाँ पे आपके जो लॉजिक को फॉलो किया जाना होना होता है वो नहीं हो रहा होता है, तो वो किस में आ जाता है, आपका लॉजिकल एरर में आ जाता है। हाँ, आपको अभी ये समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर, लॉजिकल एरर और इन सभी एरर्स के बारे में क्या होगा, डीप में पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट है रन टाइम एरर। रन टाइम यानी जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने जा रहा है उस टाइम जो एरर्स आती है हमारे कंपाइलर के थ्रू, जो हमें इन्फॉर्म की जाती है, वो किस में आ जाती है, रन टाइम एरर में आ जाती है। एंड सिस्टम एरर्स एंड सम ऑफ दी एंड सिंटैक्स एरर एंड सम ऑफ दी सिमेंटिक एरर्स, द स्टैटिक सिमेंटिक एरर्स, जो भी सिंटैक्स एरर और सिमेंटिक एरर्स है, आर डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर, जो कि कंपाइलर के द्वारा डिटेक्ट की जाती है, विच जनरेट्स अ मैसेज इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ एरर एंड द पोजीशन इन द सोर्स फाइल वेयर द एरर ऑकर। ठीक है, जो ये आपकी सिंटैक्स एरर है और सिमेंटिक्स एरर है, जो कंपाइलर आपको बताता है ना कि आपकी एरर कहाँ पे है, वो सभी हमारी रन टाइम्स एरर में भी हमें शो कर जाती है। जैसे हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो जो एरर हमें शो होती है वो किस में आ जाती है, हमारे रन टाइम एरर में हमें शो हो जाती है। तो ये कई तरीके की एरर्स हैं जिनके बारे में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा पर्पस प्रोग्राम को अच्छे से रन करना होता है, ना कि उसमें एरर्स को दिखाना। तो ये एरर्स आपको आपके प्रोग्राम में ही मिल जाती है, क्योंकि हो सकता है कभी कभार गलती हो जाती है ना, तो वो एरर्स ही हमें हमारे डीबगिंग के ऑप्शंस में हमें रिजॉल्व करवानी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, लास्ट टॉपिक है ये हमारे इस चैप्टर का। डॉक्यूमेंटेशन आप जानते हैं, किसी भी जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स है उन्हें अच्छी तरीके से मेंटेन करना है ना,
तो वो किस में आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है ना। अच्छी तरह से उन्हें प्रॉपर वे में रखना, ईयर बाय ईयर या जैसे भी कोई फाइलें ही रखने का काम क्यों ना हो, है ना, प्रॉपर अच्छी तरीके से आप अगर फाइलें रख रहे हैं तो अच्छा डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हैं ना, एग्जाम्पल। बट इसमें हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि हम जो भी हमारा प्रोग्राम बना रहे हैं, है ना, तो मान लीजिए सामने वाले पर्सन को आपने अपना प्रोग्राम दिया, अब आपने उसमें अच्छा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा है ना, आपने कहीं कमेंट्स करके बताया नहीं कि ये ऑप्शन किस लिए लिखा गया, जैसे कमेंट्स हमने HTML में दिए थे ना वैसे, तो क्या कमेंट्स करके आपने बताया नहीं कि ये ऑप्शन मैंने इसलिए दिया है, तो सामने वाले पर्सन को तो समझ में आ ही नहीं रहा कि आपने क्या प्रोग्राम लिखना चाहा है ना। तो वहाँ पे क्या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की कमी शो हो जाती है, क्योंकि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसका सामने वाला पर्सन समझ ही नहीं पा रहा है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन का हमारे प्रोग्रामिंग में क्या आ जाता है कि आप प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करवा रहे हैं कि सामने वाला पर्सन जैसे आपका प्रोग्राम देखे उसे समझ में आ जाए कि कौन से स्टेप्स का कौन सा मतलब वहाँ पे बताया जा रहा है। ऑल लार्ज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसोसिएट डॉक्यूमेंटेशन। जो भी बड़े टाइप के आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, चाहे कितने भी बड़े हो, है ना, सभी में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंटेशन के समझ में नहीं आता कि आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स पे क्या डिफाइन करवाना चाहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एरर्स एंड omissions कैन लीड टू एरर्स बाय एंड यूजर्स एंड कंसिक्वेंट सिस्टम फेलियर्स विद देयर एसोसिएट कॉस्ट एंड डिसरप्शंस। ठीक है, क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट एरर्स, आप डॉक्यूमेंटेशन है वो किस लिए अपन यूज़ में ले सकते हैं, जो भी आपकी एरर्स है ना, जो भी आपके ओमिशंस हैं, उनको अगर एंड यूज़र के पास वो शो समझ में उन्हें आपकी ने जो भी प्रोग्राम बनाया है वो उनके थ्रू भी शो समझ में नहीं आ रहा उन्हें कि किस तरह से आप वर्क करवाना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम पे, किस किस तरह से आपके मेन मोटिव हो रहा है आपके प्रोग्राम को बनाने का, वो एंड यूज़र को समझ में ही नहीं आ रही है ना। तो वो आपकी उस समस्या से निकलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। Therefore managers and softwares engineers, ये मैनेजर्स होगा, ठीक है ना, ये मैनेजर्स होगा, होती है मिस्टेक, इतना टाइप करते हैं ना तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। Therefore managers and software engineers should pay as much attention to documentation and its associated costs as to the development ऑफ द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। ठीक है, इसी समस्या से बचने के लिए कि एंड यूज़र के समझ में आए कि उन्होंने क्या प्रोग्राम बनाया, प्रोग्रामर ने और मैनेजर्स ने जो भी प्रोग्राम बनाया वो एंड यूज़र के समझ में आए, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान देते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे, ताकि जब भी कोई आपका प्रोग्राम को रीड करे या पढ़ने की कोशिश करे तो उसे समझ में आना चाहिए कि आपके प्रोग्राम का मेन मोटिव क्या है और कौन से ऑप्शन का क्या मतलब बताया जा रहा है। तो ये किस में आता है, हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंडर में आता है। डिफरेंट टाइप्स इन डॉक्यूमेंटेशन आर लिस्टेड बिलो, टेक अ लुक एट बिलो टॉपिक्स। यूजर डॉक्यूमेंटेशन एंड सेकंड आता है आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन एंड सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, यूजर आप नाम से समझिए किसी यूजर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है वो यूजर डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है। कोई टेक्निकल या सिस्टम रिलेटेड सपोर्ट्स के लिए आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो वो किस में आ जाता है, आपके टेक्निकल एंड सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन में। देख लेते हैं फिर भी एक बार। यूजर डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू द डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडेड टू द एंड यूजर। यूजर डॉक्यूमेंटेशन जैसा कि भी मैंने पहले आपको बताया उसी को डिफाइन कर रहा है। रेफर्स टू द डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ प्रोडक्ट की जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पे ना एंड यूजर को, यानी एंड यूजर कौन हो गया, किसी कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसने आपके लिए प्रोडक्ट बनाया तो आप कौन हो गए, इसके एंड यूजर हो गए। अब आपके उस इंजीनियर ने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि आपके समझ में नहीं आ रहा, बट अगर अच्छा डेवलपर होगा, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन किया होगा तो वो जो भी प्रोग्रामर ने आपके लिए प्रोग्राम बनाया वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यही होता है यूजर डॉक्यूमेंटेशन की, यूजर के समझने लायक आपने प्रोग्राम बनाया है या नहीं बनाया। दिस इज ऑफन रेफर टू द यूजर असिस्टेंट, यह आपके यूजर असिस्टेंट्स के रूप में भी कभी कभार रेफर किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। इन इंजीनियरिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू एनी टाइप, सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, है ना, हाँ, टू एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इधर से इसको कट कर सकते हैं हम चाहे तो, है ना, क्योंकि हमने क्या कर दिया यहाँ पे 2 बार लिख दिया। इन इंजीनियरिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स हाँ, इन इंजीनियरिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू एनी टाइप
of documentation that describes handling functionality and architecture of a technical product or a product under development or use। तो जो टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन और सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन मैंने जैसे बता ही दिया कि ये आपके प्रोग्राम्स की टेक्निकली जो टर्म्स होती है ना, उनको डिफाइन कराने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क किया जाता है, आर्किटेक्चर का अप्लाई लिखा जाता है ना, वो सब किस में आ जाता है, आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन में या सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन के अंडर में आ जाता है। कि उस प्रोडक्ट का टेक्निकल सपोर्ट अगर चाहिए या टेक्निकल उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे वर्क करा जाता है। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन एम्स एट प्रोवाइडिंग इनफ इंफॉर्मेशन फॉर अ यूजर टू अंडरस्टैंड इनर एंड आउटर डिपेंडेंसी ऑफ द प्रोडक्ट एट हैंड। वही जो मैंने अभी बताया, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, जो भी एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड यूज़र को बताना ही इसका मेन मोटिव होता है। एम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, आपके जो डॉक्यूमेंटेशन का जो सबसे उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ये यही है कि सामने वाले पर्सन को आपका जो प्रोग्राम बनाया गया है वो अच्छी तरह से समझ में आए, चाहे आपने उसे किसी भी तरह से डिस्क्राइब क्यों नहीं करवाया है ना। इसका जो मेन मोटिव्स हो जाते हैं जैसे कि रिड्यूस एलिमेंट्स फ्रॉड वेस्ट एंड अब्यूज़। कुछ अगर आपके फ्रॉड्स को अगर आप रिड्यूस करवाना चाहते हैं, कोई आपने प्रोग्राम तो सही बना के दिया बट सामने वाला पर्सन या बीच में कोई उसका मीडिएटर कोई उसमें फ्रॉडिंग या चेंजेस कर रहा है ना, तो वो इसको रिमूव करवाना इसका मेन एम हो जाता है। कंप्लाई विथ फेडरल स्टेट एंड लोकल रेगुलेशंस, जो भी आपकी फेडरल और स्टेट्स और जो आपके स्थानीय नियम्स होते हैं उनके अनुपालना के लिए आपका प्रोग्राम बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, इसको मेंटेन करने के लिए भी इसका उद्देश्य वहाँ पे वर्क करता है कि किसी भी को इलीगल ना हो आपका प्रोग्राम जो भी आप बनवा रहे हैं ना। कंप्लाई विथ कस्टमर रिक्वायरमेंट, जो इसका उद्देश्य है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अनुपालना करना, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना। कंप्लाई विथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल है ना संविदात्मक रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करवाना भी इसका एक मेन उद्देश्य रहता है कि ऐसा प्रोग्राम ना हो कि कहीं से कोई इशू ना हो जाए, है ना। गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। ट्रेन न्यू एम्प्लॉय, यानी जो आपके न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको नॉलेज इंप्रूव कराना, उन्हें ट्रेन करना, इसका एम हो जाता है डॉक्यूमेंटेशंस का। तो आई होप आपको आज की वीडियोस में समझ में आया होगा कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में करे हैं। हमने प्रोग्राम बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग करी, डीबगिंग करी और डॉक्यूमेंटेशन का वर्क हमने कंप्लीट करा है। तो आज की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।